नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, वरिष्ठ आयुष परामर्श चिकित्सक, चंदन आयुष हॉस्पिटल, रायपुर रोड, IIM रोड, लखनऊ। दोस्तों, मैं आपसे कभी कभी बात कर लेता हूं, जिससे मेरा भी एक तरीके से मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि मेरे माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी कुछ लोगों को प्राप्त हो जाती हो। वैसे तो आजकल सभी लोग इंटरनेट की उपलब्धता से काफ़ी अध्ययन करते हैं, जानकार हो गए हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो कुछ चीज़ें एक बहुत आसान भाषा में, सामान्य भाषा में, या दूसरी तरीके से कहें तो एक मिक्स भाषा में आप लोगों के सामने लाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ ओबेसिटी पे। और चूँकि ओबेसिटी आप जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओबेसिटी एक तरीके का रोग है, बीमारी है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। मोटापा एक तरीके का रोग है, बीमारी है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। और ये एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि आपको ये जानना चाहिए कि ये बहुत सारी बीमारियों का एक गुच्छा है, एक बंच है, एक बंडल है। इसमें तमाम सारी बीमारियां हैं और वो होती क्यों हैं वो समझने के लिए और मोटापा कम करने के लिए वास्तव में जो सफल इलाज है, वास्तव में जो सफल और सुरक्षित उपाय है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मोटापा होता क्यों है। तो मोटापा होने के पीछे वैसे तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर मोर और लेस थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर होता है। किसी भी व्यक्ति का शरीर और उसके शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएँ एक जैसी नहीं होती हैं। किसी का लीवर दिक्कत कर रहा है, किसी को किडनी की समस्या हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी का डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, किसी को एसिडिटी हो रही है। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो इन द मीन टाइम हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में, जैसे उसका थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, ये सब एक जैसी नहीं होती हैं, वैसे शरीर के अंदर संचालित होने वाली रासायनिक क्रियाएँ भी एक जैसी नहीं होती हैं। अब हम बेसिक में जानना चाहेंगे कि मोटापा होता क्यों है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं शरीर के अंदर, उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारी सेल्स लेती हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में या शरीर के संचालन में कह सकते हैं कि काम आती है। अब दोस्तों, जो ऊर्जा है वो, जैसे हम लोग एक फसल हमारी तैयार होती है तो हम उसको अपने साल भर के एक खाने की जगह जो होती है उसमें रख लेते, स्टोर करने की जो जगह होती है उसमें रख लेते हैं साल भर खाने का अनाज, और बाकी का हम उसको बाज़ार में बेच देते हैं। वही चीज़ है शरीर में भी। जब हम जितना खाते हैं और जितना हम शरीर हमारा जलाता है, जो हम काम करते हैं, अगर उसमें सामंजस्य रहता है तो चीज़ें बराबर रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसके लिए खास करके प्रोटीन, विटामिन्स और चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शरीर के अंदर टूट और रिपेयर का काम करती है। और कैलोरी के बीच में एक सामंजस्य होना बिल्कुल ज़रूरी है कि आप जितनी कैलोरी बर्न करें उतना ही बाहर से लें। अब जब हम ज़्यादा ले लेते हैं तो होता क्या है कि हमने, मान लीजिए हमें ज़रूरत 1500 किलो कैलोरी की है और हमने काफ़ी कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लिया, कैलोरी काफ़ी ज़्यादा ले ली अगर हमने, तो उसमें जो है वो जो बाकी की कैलोरी बचेगी, एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज बनने के बाद वो क्या होगा, वो या तो हमारी सेल्स उसको यूटिलाइज कर लें या फिर वो हमारे ब्लड में चारों तरफ ब्लड के अंदर ही कंसंट्रेशन बढ़ा कर घूमता रहे। तो अगर यूटिलाइज कर ले रही हैं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं और ब्लड में हमारे वो ग्लूकोज घूमता रहता है तो वो एक बीमारी का कारण बनता है, और जिसको कहते हैं हम लोग डायबिटीज़, ब्लड शुगर का होना।
तो वो शुगर उत्पन्न करेगा, और शुगर जब होगी तो उससे और तमाम तरीके की बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन आप लोग सुने ही होंगे वो होती हैं। तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि शरीर ये नहीं चाहता है कि हमको तुरंत डायबिटीज़ हो जाए, तो ऐसे में शरीर कोशिश करता है कि जो फ्री ग्लूकोज शरीर के अंदर इधर उधर घूम रहा है वो ब्लड में न रहे, ब्लड से हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए करना क्या है? हटाने के लिए शरीर को ये करना है कि उसको किसी दूसरे फार्म में करके स्टोर कर दिया जाए, या फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया जाए। तो या तो गुर्दे ग्लूकोज को निकालते रहें बराबर, ऐसा वास्तव में संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे गुर्दे इस लेवल के लिए बने नहीं हैं। वो प्रोटीन और ग्लूकोज इनको रिस्टोर करते हैं ताकि बॉडी का लॉस न हो। और यदि वो गुर्दे ग्लूकोज को निकालेंगे तो उसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें का भी लॉस होता है, जिससे शरीर को कहीं न कहीं परेशानी होती है। उसके साथ में आवश्यक तत्व जैसे ज़्यादा यूरिन होगा तो उसमें पोटेशियम भी आपका लॉस होगा। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम भी कम हो सकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है। और अन्य तमाम चीज़ें हैं जिनके लॉस होते हैं और शरीर पे एक तरीके का बर्डन बनता है। तो शरीर उसको यूरिन में एक्सक्रीट करने के बजाय लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है और ग्लूकोज को फैट के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना आपको चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो एक्सेस इम्बैलेंस, जो डेली का इम्बैलेंस ग्लूकोज एनर्जी कंजप्शन और एनर्जी प्रोडक्शन के बीच में जो होता है, तो उसको, उस ग्लूकोज को, जो डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस होता है, उसको बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके हमारे लीवर और हमारे मांसपेशियों में स्टोर कर देती है। वो हमको जब कभी हम फास्टिंग पे रहते हैं, जब हमको किसी वजह से कहीं बाहर निकल गए, खाना नहीं मिला, तो वो इंस्टेंट एनर्जी वही ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो लेकिन उसकी एक सीमा है, वो कितना आप रख सकते हैं। वो लीवर के अंदर स्टोर होने का है, मांसपेशियों के अंदर है, उसको आप बहुतायत में नहीं रख सकते। उसकी एक स्टोरेज की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए है आपका। जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो एक रिज़र्व का नाप लगा होता है कि इसके नीचे रिज़र्व है और इसके ऊपर वो रिज़र्व कैलोरी है, वो आपकी इमरजेंसी के लिए है, उससे ज़्यादा उसमें जगह नहीं है। तो बाकी का ग्लूकोज बॉडी क्या करे? वो बॉडी उसको क्या करती है कि उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद जो बचता है उसको फिर वो लीवर के अंदर फैट में कन्वर्ट कर देती है। और वो फैट, वही फैट जो होता है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, जिसकी सबसे पहली जगह होती है लीवर। लीवर ही फैट बनाता है ग्लूकोज से, और लीवर में ही वो सबसे पहली जगह है जहाँ वो स्टोर होता है और जिससे फैटी लीवर होता है। अब दोस्तों, ये पहली बीमारी की शुरुआत आप इसको मान सकते हैं कि वो लीवर में सबसे पहले चिकना जमा होगा, लीवर के बाद फिर वो शरीर के सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, जैसे उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो एब्डोमेन है, पेट के अंदर। और यही वजह है कि फैटी ओबेसिटी या फैटी पर्सन्स में पेट सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपकी हिप्स हैं, ग्लूटियल हैं, शोल्डर हैं, बाकी मांसपेशी में कहीं भी उसको स्टोर किया जा सकता है। और फैट के स्टोरेज के लिए कोई सीमा नहीं है, असीमित जगह है हमारे शरीर में। तो इसलिए उसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं, हम फैट नहीं खा रहे हैं तो इसलिए हमको चिकना, तो हम खाते नहीं हैं तो हमारे फैटी लीवर क्यों हो रहा है, चिकना तो हम खाते नहीं हैं तो हमें ओबेसिटी क्यों हो रही है, फैट क्यों जमा है। अक्सर जो मरीज आता है वो ये कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब देखिए, हमारा ये सब पेट में सूजन हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है। उसको जब ये बताया जाता है कि नहीं, ये सूजन नहीं है, ये चिकना इकट्ठा हो रहा है, ये फैट जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहता हम तो फैट खाते ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि हम मीठा कितना खाते हैं। मीठा जो है, जो माल्टोज है, वो ग्लूकोज, उसी से ग्लूकोज बनना है, और ग्लूकोज जो होता है उसी से तो फैट बॉडी बना देती है। तो हम ये कहते हैं कि हम चिकना नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो हम ग्लूकोज खा रहे हैं, जो माल्टोज खा रहे हैं, जो भी यानी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उससे भी तो फैट बन रहा है। ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की बातें हैं।
कि मोटापा होता क्यों है। एक तो ये पहली बात हो गई। अब दोस्तों इसको रोकने की बात है, इसको कैसे रोका जाए। तो और दूसरी बात ये है कि साहब वो तो इतना ही खाते हैं, हम तो इतना खाते हैं, हम थोड़ा सा खाते हैं फिर भी हम ज़्यादा मोटे हैं, और वो हमसे ज़्यादा खाते हैं फिर भी वो हमसे दुबले हैं। तो ये दोनों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को मतलब जिन पर ये चीज़ निर्भर होती है कि ओबेसिटी होगी। एक बात ये है कि हमने मान लीजिए 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा है, तो हमने उसको 100 ग्राम को 100 ग्राम डाइजेस्ट कर दिया और ग्लूकोज के फार्म में कन्वर्ट होके एंड प्रोडक्ट जो बना उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अमीनो एसिड के फार्म में प्रोटीन को, ग्लूकोज के फार्म में कार्बोहाइड्रेट को, और फैटी एसिड के फार्म में फैट को, जो भी डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है उसमें बना करके एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने। तो बाकी चीज़ें, प्रोटीन अपनी जगह पे काम करती है रिपेयर में। प्रोटीन का स्टोरेज चूँकि बहुत कम है, वो शरीर की रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत सारी चीज़ें वो बनाती रहती है, और बहुत सारे इवन हार्मोन, एंजाइम जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, एंटीबॉडी जो हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ऐसे प्रोटीन का बहुत बड़ा मेजर रोल है। प्रोटीन जब कम होता है तो हम लोग बीमार भी होते हैं, शरीर के अंदर डिस्फंक्शन भी होता है। वो तो यूज होती है और एक्सेस स्टोरेज उसका नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो उसमें ये कहना है दोस्तों कि अब किसी ने मान लीजिए खाया 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में लिया उसने, और उसने 100% उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा व्यक्ति 100 ग्राम लिया, अब उसकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसका दिन में कई मोशन होते हैं, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, मोशन हो गया। तो खाया तो उसने 100 ग्राम, लेकिन एब्जॉर्ब उसने मात्र 30 ग्राम किया। अब वो आप उससे तुलना करेंगे, नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने 100 ग्राम में 100 ग्राम यूटिलाइज कर लिया, उसने 100 ग्राम में मात्र 30 ग्राम 30 ग्राम ही यूटिलाइज किया। तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट, आपकी कैलोरी कंजप्शन उससे ज़्यादा होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत बार लोग सोचते हैं। अब इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर हैं। आपका डाइजेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप डाइट का जो पार्ट है, क्या क्या चीज़ें लेते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ में फैट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो आपका डाइजेशन डिले हो जाता है। प्रोटीन को पचाने में समय लगता है, फैट को पचाने में समय लगता है, तो आपका उससे जो है एपेटाइट थोड़ा सप्रेस हो जाती है। सैटिस्फैक्टरी पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा एपेटाइट सप्रेस रहती है, और आपको भूख कम लगती है, तो आप दूसरी डोज देर में खाएंगे, या फिर भूख नहीं लगेगी आपको। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि प्रोटीन डाइजेशन में, फैट डाइजेशन के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन थोड़ा कम हो जाता है, और उसमें कुछ सारा पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड निकल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे आप खाने में फाइबर कितना लेते हैं। फाइबर जो होता है वो बावेल की मोटिलिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो करता है, और वो बहुत सारा मटेरियल आपकी, चूँकि बावेल की मोटिलिटी बढ़ती है तो वो एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर्ड भी करता है, साथ साथ वो पानी को भी रोक के रखता है, तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन भी इम्पेयर्ड रहता है। तो आप खा तो रहे हैं 100 ग्राम, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक फैक्टर जिसको कहते हैं, यानी डाइट का जो आपका प्रारूप है, जो स्वरूप है डाइट, उसमें क्या क्या ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप डाइट में 50% फाइबर लेते हैं तो आप 100 ग्राम खाते हैं तो बॉडी 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करेगी, और अगर आप उस पर 50% फाइबर नहीं लेते हैं तो फिर आप केवल कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं। जैसे कि आपने कोई मीठा खा लिया जिसमें शुगर की ही मात्रा है सीधे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो तो एब्जॉर्ब भी होना है पूरा। तो इस तरीके की बातें, ये कॉमन सेंस की बातें हैं दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है और ये प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। तो इसलिए हम मोटापे के बारे में अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है दोस्तों, और इससे बचने के लिए, चूँकि ये बहुत बड़ी बीमारी है
और इससे तरह तरह के, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पहले फैटी लीवर शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आपका जो है वेस्ट गर्थ बढ़ना शुरू होगी, फिर आपको वेट बढ़ना लगे शुरू हो जाएगा। और जब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं तो बीमारी इसलिए है कि हमारा शरीर एक लिमिटेड परिस्थिति के लिए बनाया गया है। हार्ट, हमारा जो दिल है उसका एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और वो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में ब्लड को जो पंप करता है, तो हमारे दिमाग से लेकर के गुर्दे और शरीर के सभी अंगों के लिए एक पर्याप्त हिस्सा उसमें होता है। यूजुअली जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो मोटा मोटा अगर कहें साइंटिफिकली तो 1 से 1.25 ml पर केजी बॉडी वेट लगभग होता है। तो 1 से 1.25 ml पर केजी बॉडी वेट लगभग स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। यूजुअल जो स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 50 to 100 ml है। एवरेज अगर लें तो 70 to 90 ml स्ट्रोक वॉल्यूम एक एडल्ट नॉर्मल साइज के पर्सन का होता है। अब जब आपका वेट बढ़ने लगता है तो फिर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम, ज़्यादा वेट, बॉडी के ज़्यादा वेट को नरिश करना है, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, ज़्यादा ब्लड देना है, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसमें हार्ट पे लोड पड़ता है। तो हार्ट पे लोड पड़ेगा यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। अब शरीर थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहेगा, बढ़ाने से क्या होगा कि हार्ट का साइज थोड़ा बढ़ेगा, तो हार्ट डायलेट होने लगेगा। तो उसमें एक तो वेंट्रिकल डायलेट होने लगते हैं, फिर एक कैपेसिटी होती है। जब वेंट्रिकल डायलेट होते हैं तो फोर्स होता है, जो वो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो उतना अच्छा फोर्स, जब मांसपेशी कम हो जाएगी, थिनिंग हो जाएगी, तो वो उतना अच्छा फोर्स नहीं बना पाएगी। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो अब एक यही बीमारी हो गई शुरुआत। ये तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बीमारी की शुरुआत होती कैसे है, और उसके बाद में पता चला कि जब ये कंपनसेट नहीं हो रहा है, आपका वेट ज़्यादा है, आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या होता है कि हार्ट को कंपनसेट करने के लिए दिमाग से एक संदेश आएगा कि नहीं भाई, अब इतना ऑक्सीजन चाहिए और आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो दिल थोड़ा सा और तेज़ी से काम करेगा। उससे क्या होगा कि वो जो आपका कार्डियक आउटपुट है उसको 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए उसकी रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बार में कितना पंप करना उसको तो वो ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो ज़्यादा बार पंप करने लगेगा। उससे आपके टैकीकार्डिया होगी, आपके दिल की धड़कन ज़्यादा होगी। तो जैसे आप थोड़ा भी चलते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बनती है तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती। अब ये क्या है? ये बीमारी ही है। ये तो आप मानेंगे कि हाँ ये बीमारी है, यही इसीलिए मोटापा को बीमारी कहा गया। अब ये तो एक चीज़ है दोस्तों, ऐसी एक ही चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपका वज़न बढ़ेगा तो आपके घुटने ऐसे हैं जो सारे शरीर का वेट घुटने और एंकल पे आता है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी बनी हुई है 50 से 70 किलो के वज़न के लिए। अब आपका 110 किलो वज़न है, तो बाकी का जो 40 किलो वज़न है, 40 किलो जो वेट है, वो भी आपके घुटने को ही उठाना है, वो भी आपके एंकल को उठाना है। तो अब पता चलेगा कि घुटने पे जोर पड़ते पड़ते धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाएगी, तो वो भी एक बीमारी हो गई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मोटापा एक बहुत ख़राब बीमारी है, और ये जो है ये हम बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सामान्य शब्दों में आप लोगों के से साझा करना चाह रहे हैं कि क्यों होती, कैसे होती है, और ये आप समझ, शायद मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ पाएंगे। ये मेरा ओबेसिटी पे पहला वीडियो है, और इसमें मैं केवल सामान्य कारणों को एक तरीके से सामान्य भाषा में, इसको बहुत साइंटिफिक भाषा में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है उसको मैं आप लोगों के हित में शेयर करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, ये मतलब वो आपका जो है मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच है। कई चीज़ों को एक साथ करके धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। आप गोली खा करके विश्वास मानिए कि कभी भी
आप अपना वज़न नहीं घटा सकते। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और शेयर करेंगे।